जब भी हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी या रेलवे जैसी परीक्षाओं का सिलेबस उठाते हैं तो भूगोल के सेक्शन में एक नदी का नाम बार बार उभर कर आता है। हाँ, वो तो है। आमतौर पर जब भी दक्षिण भारत की नदियों की बात होती है तो दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। मतलब गर्मियों के मौसम में सूखी हुई नदियां। हाँ, बिल्कुल वही। गर्मियों में सूखी हुई तलहटी, चटकती हुई जमीन और मॉनसून के बादलों का वो लंबा इंतजार। सही बात है। लेकिन हमारे नोट्स में आज जिस नदी का जिक्र है वो इस पूरी भौगोलिक धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। एकदम पलट देती है। हम बात कर रहे हैं कावेरी नदी की, जिसे पूरे सम्मान के साथ दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। बिल्कुल। दक्षिण भारत की नदियां आमतौर पर गर्मियों में सूख जाती हैं, लेकिन कावेरी साल भर मतलब 12 मासी कैसे बहती है? देखिए, ये इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और एकदम बुनियादी सवाल है। हाँ, मुझे भी ये लगता है। अगर हम इस नदी के काम करने के तरीके को समझ लें तो आधा भूगोल तो वैसे ही समझ आ जाएगा। हमारे स्रोत इस बात की पूरी तरह पुष्टि करते हैं कि कावेरी दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदी है जो 12 मासी है। मतलब पूरे साल इसमें पानी रहता है। जी हाँ। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का असली जादू जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में है। आसमान में? हाँ, खासकर मॉनसून के उस अद्भुत तंत्र में जो इसे एक तरह से डबल इंजन की ताकत देता है। अच्छा, डबल इंजन। देखिए, भारत में बारिश मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट मानसून से होती है। हाँ। जब गर्मियों के मौसम में ये मानसून आता है तो नमी से भरी हवाएं सीधे पश्चिमी घाट से टकराती हैं। और कावेरी का जो उद्गम क्षेत्र है उसे इस मानसून से बिल्कुल सीधा और भरपूर पानी मिल जाता है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। हाँ, बताइए। मैं ये सोच रही थी कि अगर कावेरी को सिर्फ दक्षिण पश्चिम मानसून से पानी मिलता तो ये भी तो बाकी नदियों की तरह सर्दियों और गर्मियों के आते आते सूखने लगती ना। यही तो कैच है। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो बताता है कि जब पहला मानसून विदा दे रहा होता है तब प्रकृति एक दूसरा स्विच ऑन कर देती है। बिल्कुल। और वो दूसरा स्विच है उत्तर पूर्वी, मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, जो सर्दियों में आता है। जी। जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है हवाओं की दिशा बदल जाती है। ये लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी उठाता है और सीधे तमिलनाडु के तटों पर भारी बारिश करता है। वो पानी से लबालब भर देता है। तो ये तो एक तरह की रिले रेस हो गई। बिल्कुल। जहां एक मानसून पानी का बैटन दूसरे मानसून को पास कर देता है। यही वो तंत्र है जो कावेरी को कभी सूखने नहीं देता और इसी वजह से ये प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा सवाल बन जाता है। ये रिले रेस वाली बात बहुत ही सटीक है। अब ये समझने के लिए कि ये नदी दक्षिण भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, हमें ये देखना होगा कि ये शुरू कहाँ से होती है और इसका सफर कैसा रहता है। हाँ, तो हमारे स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कावेरी का जन्म कर्नाटक के कोडागु जिले में होता है, जिसे कूर्ग भी कहा जाता है। बिल्कुल। वहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में एक जगह है तालकावेरी। वहां से निकलकर ये नदी लगभग 800 किलोमीटर का एक लंबा और काफी घुमावदार सफर तय करती है। 800 किलोमीटर, जो काफी लंबा सफर है। हाँ, और अंत में ये तमिलनाडु के पुम्पुहार के पास जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और देखिए, ये जो 800 किलोमीटर का सफर है ये कोई साधारण सफर नहीं है। जब कोई नदी इतना लंबा रास्ता तय करती है तो वो अपने आसपास के पूरे इलाके को सींचती है, जिसे हम उस नदी का अपवाह क्षेत्र या बेसिन कहते हैं। जी। अगर हम कावेरी के बेसिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसका विस्तार 4 अलग-अलग क्षेत्रों में होता है। अच्छा। कि इस बेसिन का 41% हिस्सा कर्नाटक में है, 56% हिस्सा तमिलनाडु में है, 3% केरल में आता है और कुछ हिस्सा पौंडुचेरी में भी शामिल है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? अगर मैं इन आंकड़ों को देखूं, नदी का जन्म कर्नाटक में हो रहा है, वो वहां की पहाड़ियों से निकल रही है, तो लॉजिक के हिसाब से तो इसके बेसिन का सबसे बड़ा हिस्सा कर्नाटक के ही पास होना चाहिए था ना? ये कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है। लेकिन डेटा कह रहा है कि 56% बेसिन तमिलनाडु के पास है, तो उद्गम कर्नाटक में होने के बावजूद सबसे विशाल जल ग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु में कैसे बन रहा है? क्या नदी एकदम से चौड़ी हो जाती है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और भूगोल के जो गहराई वाले कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें समझने के लिए एकदम सही है। इसे समझने के लिए हमें दक्षिण भारत, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसके ढलान को समझना होगा। ढलान को? हाँ, अगर मैप पर पश्चिमी घाट को देखा जाए तो वे काफी ऊंचाई पर हैं
और पूरे दक्कन के पठार का जो सामान्य ढलान है वो पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ है। अच्छा, तो सब कुछ पूर्व की तरफ ढलका हुआ है। बिल्कुल। जब कावेरी कर्नाटक से निकलती है तो वो पहाड़ी और संकरे रास्तों, गहरी खाइयों और घाटियों से होकर बहती है। वहां उसके पास फैलने की जगह ही नहीं होती। मतलब कर्नाटक में नदी एक बहुत ही टाइट और बंधे हुए रास्ते से गुजर रही है। एकदम सही। लेकिन जैसे ही ये नदी तमिलनाडु के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, इसका भूगोल पूरी तरह से बदल जाता है। वहां उसे जगह मिल जाती है। हाँ, इलाके का ढलान कम हो जाता है और मैदान सपाट होने लगते हैं। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि तमिलनाडु में आते आते इस नदी में कई और बड़ी सहायक नदियां मिल जाती हैं। समझिए। ये एक बहुत बड़े फनल या कीप की तरह काम करता है, जो अलग अलग दिशाओं से आने वाले पानी को एक ही जगह इकट्ठा कर लेता है। अच्छा। इसीलिए मैदानी फैलाव और ढलान के कारण सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया तमिलनाडु में ही बनता है। ये फनल वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है। इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अब चूंकि आपने सहायक नदियों का जिक्र किया ही है, तो ये स्पष्ट है कि एक नदी 800 किलोमीटर का इतना विशाल सफर अकेले तो तय नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। इस सफर में इसे कावेरी के परिवार का साथ मिलता है। हमारे स्रोत बाएं और दाएं तट यानी लेफ्ट और राइट बैंक की सहायक नदियों की एक बहुत लंबी सूची देते हैं। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि ये हिस्सा कितना महत्वपूर्ण है। बाईं और दाईं ओर से मिलने वाली इन नदियों के नाम और उनका क्रम अक्सर सवालों में उलझा देता है। बिल्कुल। तो इसे याद रखने के लिए हम एक बहुत ही आसान सी एनालॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये बिल्कुल एक कॉर्पोरेट मीटिंग की तरह है। कॉर्पोरेट मीटिंग, ये दिलचस्प है। हाँ, जहां बाएं तरफ यानी लेफ्ट बैंक में बैठने वाले लोग पानी का एक अलग विजन लाते हैं और दाएं तरफ यानी राइट बैंक वाले अपना अलग प्रभाव डालते हैं। क्या बात है। अगर हम बाएं ओर से शुरू करें तो हमारे पास मीटिंग के उस तरफ 4 प्रमुख नदियां हैं: हेमावती, शिमशा, अरकावती और हरंगी। इस मीटिंग की बाईं तरफ वाली टेबल को अगर हम थोड़ा और करीब से देखें तो हरंगी नदी कोडागू जिले से ही निकलती है और शुरुआत में ही मुख्य धारा में जुड़ जाती है। इसके बाद हेमावती का नाम आता है जो पश्चिमी घाट से निकलती है। इस नदी पर गोरखपुर के पास एक बहुत ही प्रमुख बांध बना हुआ है जिसे हेमावती बांध कहते हैं। अच्छा। फिर अरकावती आती है। ये नंदी पहाड़ियों से निकलती है और इस पर बना चामराज सागर बांध ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वो क्यों? क्योंकि एक समय में यही बांध बेंगलुरु शहर के लिए पीने का मुख्य स्रोत हुआ करता था। अरे वाह! तो ये तो बात हुई मीटिंग के बाएं और बैठने वालों की। अब अगर हम दाईं तरफ नजर डालें तो यहाँ से जो नदियां आकर मिल रही हैं उनका अपना एक अलग ही रुतबा है। बिल्कुल। इस तरफ से लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, भवानी, नोयाल और अमरावती अपना जल कावेरी में मिलाती हैं। लक्ष्मण तीर्थ नदी भी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ही निकलती है जी। और मुख्य कावेरी में मिलने से ठीक पहले ये चुनचनकट्टे नाम का एक बेहद खूबसूरत जलप्रपात बनाती है। इन दाईं ओर की नदियों के डेटा को खंगालते हुए परीक्षार्थियों के लिए 2 बहुत ही खास सुनहरे तथ्य सामने आते हैं। वो सुनहरे तथ्य क्या हैं? देखिए, भूगोल को अक्सर हम सिर्फ नक्शों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन ये नदियां इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। पहला सुनहरा तथ्य अमरावती नदी को लेकर है। अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलने वाली अमरावती कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये तथ्य सीधे सीधे कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अमरावती सबसे लंबी सहायक नदी है, ये तो एक सीधा और बहुत जरूरी फैक्ट हो गया। हाँ। लेकिन हमारे नोट्स में जो दूसरी नदी का जिक्र है, कबिनी, वो तो पूरी तरह से एक अलग ही कहानी बता रही है। बिल्कुल। और यही हमारा दूसरा सुनहरा तथ्य है। कबिनी नदी केरला के वायनाड से निकलती है। जब भूगोल को पर्यावरण यानी इकोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है तो कबिनी एक हॉटस्पॉट बन जाती है। अच्छा, वो कैसे? ये नदी और इसके आसपास का जो जंगल है वो हाथियों के संरक्षण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब इसके पीछे का विज्ञान समझिए। गर्मियों के दौरान जब दक्षिण भारत के बाकी जंगल सूखने लगते हैं और पानी की कमी हो जाती है तो जानवरों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। हाँ, क्योंकि कावेरी और उसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां ही उस समय पानी दे रही होती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। क्योंकि कावेरी के तंत्र में पानी मौजूद रहता है, इसलिए सूखे के उस मौसम में हाथियों के बड़े बड़े झुंड पानी और हरे चारे की तलाश में कबिनी नदी के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत इंटरकनेक्शन है। मतलब अगर हमें ये समझ आ गया कि नदी बारहमासी कैसे है, तो हमें ये भी समझ आ जाएगा कि हाथियों का प्रवास किस तरफ होगा। एकदम सही।
अब जब एक नदी का तंत्र इतना विशाल हो, जिसमें इतनी सारी सहायक नदियां साल भर इतना सारा पानी ला रही हों, तो उस अथाह जल ऊर्जा को नियंत्रित करना और उसका इस्तेमाल करना इंसानों की हमेशा से प्राथमिकता रही है। हाँ, पानी को कंट्रोल करना तो हमेशा से जरूरी रहा है। यहाँ हमारे नोट्स हमें इंजीनियरिंग के प्राचीन और आधुनिक चमत्कारों की तरफ ले जाते हैं, और इसी से जुड़ा एक अभ्यास प्रश्न यानी MCQ भी हमारे पास है, जो कई बार पूछा गया है। क्या है वो प्रश्न? प्रश्न है, एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम किस नदी पर स्थित है? इस सवाल का सीधा सा उत्तर है कावेरी। जब हम 1902 की बात करते हैं तो वो समय था जब बिजली का उत्पादन अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में था। उस समय शिव समुद्रम परियोजना की स्थापना हुई, जो एशिया की पहली प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में से एक थी। कावेरी नदी यहाँ शिव समुद्रम नाम का एक प्राकृतिक जल प्रपात बनाती है। अच्छा। तो इंजीनियरों ने उसी प्राकृतिक ढलान और पानी की तेज गति का इस्तेमाल करके टरबाइन घुमाने और बिजली पैदा करने का काम किया। 1902 में इतनी बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना लगाना वाकई एक आधुनिक चमत्कार है। लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग की ही बात कर रहे हैं तो हमें आधुनिक काल से थोड़ा पीछे चलना होगा। कितना पीछे? काफी पीछे। हमारे स्रोत हमें एक ऐसे ढांचे के बारे में बताते हैं जो शिव समुद्रम से भी सदियों पुराना है। हम बात कर रहे हैं ग्रैंड एनेकिड की, जिसे तमिलनाडु में कल्लनई भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। इसका निर्माण दूसरी शताब्दी में चोल राजा करिकाल ने करवाया था। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी। मतलब दूसरी शताब्दी में एक इतना बड़ा बांध, बिना कंक्रीट, बिना आधुनिक मशीनों के। देखिए, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक जीता जागता प्रमाण है। आज के सिविल इंजीनियर्स जब कल्लनई को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। चोम राजाओं ने उस समय नदी के बहाव को मोड़ने और सिंचाई के लिए इस ढांचे का निर्माण किया था। तो उन्होंने इसे बनाया कैसे था? उन्होंने इसके लिए कोई आधुनिक कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े पत्थरों को एक खास तरीके से इंटरलॉक करके नदी के तल में बिठाया। अरे वाह! ये न केवल दुनिया के सबसे पुराने कामकाजी बांधों में से एक है, बल्कि ये आज यानी हजारों साल बाद भी कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई के लिए काम आ रहा है। दूसरी शताब्दी का कल्लनई और 1902 का शिव समुद्रम, एक ही नदी पर इंसान की तकनीकी प्रगति की पूरी कहानी नजर आती है। बिल्कुल। और इसके अलावा भी कई बड़े आधुनिक ढांचे इस नदी पर मौजूद हैं, जैसे कर्नाटक में कृष्णराज सागर या KRS बांध। जी। ये बांध मैसूर के पास कावेरी और लक्ष्मण तीर्थ नदी के संगम पर बनाया गया है। जो लोग यहाँ घूमने गए होंगे उन्हें शायद पता होगा कि मशहूर वृंदावन गार्डन इसी बांध के ठीक नीचे स्थित है। और जब हम आधुनिक बांधों की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु के मेट्टूर बांध को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो क्यों? सेलम जिले में स्थित ये मेट्टूर बांध तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। इसे सिर्फ एक जल संग्रहण केंद्र कहना गलत होगा। ये असल में तमिलनाडु के पूरे कृषि क्षेत्र की रीढ़ है। अच्छा, इतना महत्वपूर्ण है? जी हाँ। अगर मेट्टूर बांध के जल स्तर में कुछ फीट की भी कमी आती है तो पूरे राज्य के किसानों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इसी तरह कर्नाटक में कबिनी नदी पर भी काबिनी बांध बना हुआ है, जो मुख्य रूप से सिंचाई और पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होता है। ये सभी बांध ये तो बताते हैं कि इंसानों ने इस नदी का किस तरह विकास के लिए उपयोग किया। लेकिन विकास और इंजीनियरिंग के इन चमत्कारों से अलग इस नदी के भूगोल ने खुद भी कुछ प्राकृतिक अजूबों को जन्म दिया है। हाँ, प्रकृति का अपना भी एक काम करने का तरीका है। बिल्कुल। जब कावेरी बहती है तो वो अपने रास्ते में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत नदी द्वीप बनाती है। देखिए, नदी द्वीप बनने की प्रक्रिया ही अपने आप में बहुत रोचक है। जब नदी का बहाव चौड़ा होता है और बीच में कोई उठा हुआ भूभाग आ जाता है तो नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती है। अच्छा। वो उस भूभाग के दोनों ओर से बहती है और आगे जाकर फिर से एक हो जाती हैं। इस तरह बीच की जमीन चारों तरफ से पानी से घिरकर एक द्वीप बन जाती है। मतलब एक आइलैंड बन जाता है। जी। कावेरी के सफर में ऐसे 3 प्रमुख द्वीप बनते हैं। कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम, और तमिलनाडु में श्रीरंगम। ये तीनों द्वीप सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बहुत ही तकनीकी शब्द जो हमारे नोट्स में कावेरी के साथ बार बार हाईलाइट किया गया है
वो है इसका अपवाह प्रतिरूप यानी ड्रेनेज पैटर्न। स्रोत बताते हैं कि कावेरी एक वृक्ष के आकार का यानी डेंड्रिटिक तंत्र बनाती है, डेंड्रिटिक पैटर्न। अच्छा, अगर हम डेंड्रिटिक शब्द की जड़ में जाएं तो ये ग्रीक भाषा के डेंड्रॉन शब्द से निकला है, जिसका मतलब ही पेड़ होता है। अच्छा, ये एक ऐसा पैटर्न है जो तब बनता है जब किसी क्षेत्र की चट्टानें एक समान होती हैं और पानी के रास्ते में कोई बड़ी बाधा नहीं डालती। ऐसे में पानी ढलान के अनुसार अपना रास्ता खुद ही चुन लेता है। इसको अगर थोड़ा विजुअलाइज करना हो तो किसी पेड़ की जड़ों को देखें या फिर किसी बड़े पत्ते की नसों को ध्यान से देखें। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जैसे एक मुख्य नस से दर्जनों छोटी छोटी नसें निकलकर पूरे पत्ते में जीवन और पोषण पहुंचाती हैं, ठीक उसी तरह मुख्य कावेरी नदी और उसकी अनगिनत सहायक नदियां मिलकर पूरे दक्षिण भारत में एक डेंड्रिटिक पैटर्न बनाती हैं और जीवन का संचार करती हैं। एकदम सटीक तरीके से समझाया आपने। और इसी डेंड्रिटिक तंत्र की सहायक नदियों से जुड़ा हमारा दूसरा अभ्यास प्रश्न भी है। हाँ, वो प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी की दाईं ओर की सहायक नदी है? और इसके विकल्प क्या क्या दिए गए हैं? विकल्प है हेमावती, अमरावती, शिमशा और अर्कावती। अब अगर श्रोताओं ने हमारी उस कॉर्पोरेट मीटिंग वाली एनालॉजी को ध्यान से सुना होगा तो उन्हें याद होगा कि हेमावती, शिमशा और अर्कावती वो नदियां हैं जो बाईं ओर से जुड़ती हैं। हाँ, लेफ्ट साइड वाली। इसलिए इसका सही उत्तर अमरावती होगा, जो दाईं ओर से आकर मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। एकदम सही। अब इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि इस नदी के पास विशाल जल संपदा है, उपजाऊ बेसिन है और करोड़ों लोगों की निर्भरता है। लेकिन भूगोल का एक कड़वा सच ये भी है कि जहाँ इतने बड़े पैमाने पर जीवन और संसाधन मौजूद हों, वहाँ उनके बंटवारे को लेकर तनाव भी पैदा होता है। ये तो है। हमारे स्रोत कावेरी जल विवाद का भी उल्लेख करते हैं, जो दशकों से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। अगर हम बिना किसी राजनीतिक चश्मे के विशुद्ध रूप से भूगोल और जनसांख्यिकी के नजरिए से इसे देखें तो ये एक क्लासिक केस स्टडी है। कोई भी नदी जब बहती है तो वो इंसानों द्वारा खींची गई राजनीतिक सीमाओं या नक्शों को नहीं जानती। वो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और जमीन के ढलान का पालन करती है। कावेरी के साथ स्थिति ये है कि इसका उद्गम तो कर्नाटक में है, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेसिन और कैचमेंट एरिया तमिलनाडु में है। और हमारे नोट स्पष्ट करते हैं कि चूंकि केरल और पुडुचेरी भी इस बेसिन का हिस्सा हैं, इसलिए वे भी इस जल बंटवारे में शामिल हैं। बिल्कुल। जब एक ही नदी के पानी पर कई राज्यों की कृषि निर्भर हो, वहां के उद्योगों को पानी चाहिए हो और करोड़ों लोगों के पीने के पानी की आपूर्ति उसी पर टिकी हो, तो ऐसे में हर राज्य अपने हिस्से का अधिकतम पानी सुरक्षित करना चाहता है। जी, ये तनाव किसी एक की गलती नहीं है, बल्कि ये एक सीमित प्राकृतिक संसाधन पर बढ़ती हुई मांग का सीधा भौगोलिक परिणाम है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और न्यूट्रल नजरिया है। तो अगर हम अपने इस पूरे डीप डाइव के सफर को एक जगह समेटें, हमने कर्नाटक के कोडागु में स्थित तालकावेरी से अपनी यात्रा शुरू की और 800 किलोमीटर का सफर तय करते हुए तमिलनाडु के पूम्पुहार तक पहुंचे। हमने उस जादुई डबल इंजन तंत्र को समझा, जहां दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मॉनसून मिलकर इस नदी को बारहमासी बनाते हैं। हमने कॉर्पोरेट मीटिंग वाली एनालॉजी की मदद से हेमावती से लेकर अमरावती तक का बायां और दायां परिवार देखा। बिल्कुल। दूसरी शताब्दी के कल्लनई बांध के इंजीनियरिंग चमत्कार से लेकर 1902 के शिव समुद्रम पावर स्टेशन तक को डिकोड किया और श्रीरंगपट्टनम जैसे नदी द्वीपों के बनने की प्रक्रिया को भी समझा। ये पूरा सफर इस बात का प्रमाण है कि कावेरी सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, ये दक्षिण भारत की पूरी अर्थव्यवस्था, वहाँ की संस्कृति और पारिस्थितिकी का एक जीवित धड़कता हुआ तंत्र है। ये वो जानकारी है जो केवल परीक्षा के MCQ सॉल्व करने में ही मदद नहीं करेगी, बल्कि जो लोग इसे सुन रहे हैं उन्हें अपने आसपास के भूगोल को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की क्षमता देगी। और जाने से पहले मैं इसी नजरिए से जुड़ा एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, बताइए। हमने इस पूरी चर्चा में एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि कावेरी का पूरा अस्तित्व, उसका बारहमासी होना, पूरी तरह से उन दो मॉनसूनों की टाइमिंग और रिले रेस पर टिका है। सही है। लेकिन आज जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि मॉनसून के पैटर्न में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं। कभी बारिश बहुत जल्दी हो जाती है तो कभी महीनों तक सूखा रहता है। हाँ, क्लाइमेट चेंज का असर तो दिख ही रहा है। तो सोचने वाली बात यह है
कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम मानसून का डबल इंजन तंत्र बिगड़ गया तो क्या होगा? खने लगी तो हमारे जो हजारों साल पुराने बांध या आधुनिक इंजीनियरिंग के तरीके हैं, क्या वे करोड़ों लोगों की प्यास बुझा पाएंगे? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ भूगोल की किताब का एक आखिरी पन्ना नहीं है। ये हमारे और हमारे आने वाले भविष्य के अस्तित्व से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है, जिस पे हम सभी को बहुत गहराई से सोचना होगा।